नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है, शुक्रवार 20 मार्च का न्यूज़लेटर लेके हम आए हैं यूएचओ की तरफ से। और हम इस प्लेटफॉर्म से, क्यूबाइक प्लेटफॉर्म से, आपको हेल्थ मैसेजेस पहुंचाते हैं। तकरीबन रोज कुछ मैसेज देते हैं और कुछ न्यूज़लेटर जो ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो में क्या हो रहा है। तो आज के 4 मुद्दे हैं हमारा। पहला मुद्दा है हमारा जो इजराइल, ईरान, यूएसए जो वॉर चल रहा है, सबसे बड़ा खतरा पब्लिक हेल्थ वॉर होता है। तो उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। दूसरा है हमारा जो कुछ कुछ कुदरत से छेड़छाड़ काफी कर रहे हैं आजकल कुछ वैज्ञानिक लोग। क्या कारण है पता नहीं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है क्या है। तो अभी कुछ ऐसा नेचर में एक आर्टिकल आया है कि मच्छर से मच्छर से वो बैट्स को, चमगीदड़ को कुछ ऐसे वैक्सीन जैसे फैलाएंगे, हल्का वायरस वैक्सीन जैसे फैलाएंगे, जिससे कि बीमारियां जो चमगीदड़ से होता है, निपा होता है या दूसरा कोई बीमारी होता है, तो उसमें उससे फिर बचाव हो जाएगा उनमें, बैट्स में। फिर तो ये काफी मतलब छेड़छाड़ ही हम कहेंगे, या आग से खेलने वाली बात है। और हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि क्यों हम सोचते हैं कि इसमें थोड़ा हमारे लिए हैजार्डस है या खतरनाक चीज है ये। तीसरा है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जो हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं अभी यूएसए में, आपको मालूम है, हमने भी कई बार बताए हैं कि उन्होंने काफी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। टीके के ऊपर उनके ऊपर काफी विरोध किया जा रहा है चारों तरफ से। टीके में वो क्यों चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि टीके बहुत लग रहे हैं बच्चों को वहाँ। जब तक बच्चा 5 साल का होता है या 4 साल का होता है, या पैदाइश से उसको टीके इतने लग जाते हैं कि 50-60 जैब लग जाते हैं उसको। तो वो कम करना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट काफी विरोध चल रहा है उनके विरुद्ध। उनको काफी विरोध किया जा रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट में भी चले गए लोग। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, ये सब फार्मा से काफी इनका हितों का टकराव है। काफी इनका फंडिंग होता है फार्मा से, कॉरपोरेट से। तो इनका जितने ज्यादा टीके लगेंगे, सबको लगेंगे, उतना उनको मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। बहुत स्ट्रांग मार्केट फोर्सेस है। और काफी कुछ कोर्ट केस, अभी पहला कोर्ट केस जीत गए हैं उन लोग। जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, कुछ कोविड वैक्सीन बच्चे को देने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सभी बच्चे को, न्यूबॉर्न को, जैसे ही बच्चा पैदा होता तो वो तो उनको एंटी साइंस बोला जा रहा है। और यहाँ तक बोला जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मेडिकल कम्युनिटी है, वो कह रहे हैं कि हालांकि केस अभी जीत गए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, पर लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी ले आए, लोगों ने हिचकिचाहट ले आए, ये साइंस के एंटी साइंस वगैरह ये है। तो हम कुछ आंकड़े के साथ हम बताएंगे कि कौन एंटी साइंस है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर एंटी साइंस है, कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी, पर्टिकुलरली जो पीडियाट्रिक एसोसिएशंस है, उनके काफ़ी हितों के टकराव रहते हैं, काफ़ी काफ़ी सालों से चल रहा है। और एनआईएच में, एफडीए में, सीडीसी में भी उनके लोग बैठे हुए थे काफ़ी, जिनको कि फार्मा इंडस्ट्री से काफ़ी ये मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो वो पूरा चेंज किया रॉबर्ट एफ कैनेडी ने। तो कोर्ट में जो उन्होंने इनके अगेंस्ट केस किया था, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने ये भी एक पॉइंट रखा था कि जो एक्सपर्ट्स को आपने निकाल दिया और आपने ऐसे दूसरे रखे जिनका कि, तो इसके ऊपर। तो ये तीसरा समाचार हमारा ये है कि जो एक ये चल रहा है, एक प्रकार से टग ऑफ वॉर चल रहा है। और हालांकि इसके बाद भी अपील कर सकते हैं ये। तो फिर आखिरी समाचार है कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट आया है कि हिंसा बहुत बढ़ रहा है, या है, डॉक्टरों के अगेंस्ट अटैक, फिजिकल वायलेंस, ये वायलेंस। तो ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो वाइट डॉक्टर है, जो वहाँ के नेटिव है, जो यूरोपियन है या ब्रिटिश है,
उनके अगेंस्ट पेशेंट का वायलेंस ज़्यादा है। और जो नॉन वाइट डॉक्टर्स है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के भी कई डॉक्टर्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी वहाँ एनएचएस में काम करते हैं, उनका पेशेंट्स वायलेंस नहीं करते जितना कि मैनेजमेंट और उनके साथी लोग। तो उससे एक शायद एक संदेश जाता है कि हमारे जो नॉन यूरोपियन डॉक्टर्स है उनका पेशेंट ट्रस्ट ज़्यादा है या उनके स्किल ज़्यादा है, तो पता नहीं, इसके कई ये हम निकाल सकते हैं। या दूसरा, अगर वायलेंस उनके सुपीरियर कर रहे हैं या एम्प्लॉयर कर रहे हैं या साथ वाले कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये है, मतलब हिंस, ये ईर्ष्या है या क्या है, या कैरियर कंपटीशन है, तो ये हम, क्योंकि वो जॉब थ्रेट वगैरह कई ऐसे डायनामिक्स है, मतलब अपने ही साथ वाले एक्सेप्ट नहीं करते उनको, पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सब में कई इससे मीनिंग निकल सकते हैं। तो हम अभी थोड़े विस्तार से आते हैं, थोड़े हम आपको स्क्रीनशॉट बताते हैं जो मेन हेडलाइंस आ रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहला तो हमारा चिंता है कि ये जो वॉर हो रहा है, इससे तो बहुत ही सबसे बड़ा खतरा है आपका, कोई भी महामारी हो ये हो, सबसे ज्यादा एमलेस जिसको कहते हैं, जिसको सबसे ज्यादा थ्रेट है पब्लिक हेल्थ, अगला महामारी पैंडेमिक चीटी बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे वॉर हो गया तो सब इतना नुकसान हो रहा है। और यहाँ तक कि एक लेख भी हम बताएंगे, शायद ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ही है, कि आर्म्स रेस वगैरह से वॉर वगैरह बढ़ता है, उनका फिर लोग प्रॉफिट करते हैं लोगों के, इससे प्रॉफिट फ्रॉम डेथ लोग कितने। और सबसे दुख की बात यह है कि ये लोग ये हो जाते हैं, कौन लोग ये हो जाते हैं, ये जो लोग बेचारे बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, वो सफ़र करते हैं। जैसे अभी जो आपको मालूम होगा कि फरवरी एंड में जो बम मिसाइल स्ट्राइक गर्ल्स स्कूल में हुआ, ईरान में गर्ल्स स्कूल में 165 लड़कियां क्लास अटेंड कर रही थी, वो ख़त्म हो गई। तो कितना बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन ये है, कितना बड़ा एक अनैतिक ये है कि स्कूल्स में आप डायरेक्टली अटैक कर रहे हो। और कितना हार्म होता है, सिविलियन हार्म, और बच्चों का, बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, पेशेंट सफ़र करते हैं, जो लोग वल्नरेबल जिसको हम कहेंगे। तो ये तो डायरेक्टली नुकसान है, और वॉर में डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इतने सारे डेथ हो रहे हैं। फिर इनडायरेक्ट भी काफ़ी हेल्थ सर्विसेज में भी इफेक्ट पड़ रहे हैं। आपको मालूम है, अभी देखिए गैस वगैरह नहीं आ रहा, एलपीजी नहीं आ रहा वगैरह, वहाँ पे जो भी शिप्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सप्लाईज इंटरप्ट हो रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ के ऊपर, जो पेशेंट हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। क्यों असर पड़ रहा है? क्योंकि कई रॉ मटेरियल्स आते हैं, प्रोपिलिन वगैरह, जो कि और भी कई आते हैं, जिससे कि सिरिंज वगैरह ये वगैरह, इंडिया मेडिकल डिवाइस शॉर्ट हो जा रहा, प्रोपिलिन प्राइस, पॉलीप्रोपिलिन प्राइस सर्ज थ्रेटन्स, सिरिंजेस वगैरह जो जरूरत होते हैं, आईवी बैग्स, और ईरान वॉर में ये सब का सप्लाई अफेक्ट हो सकता है, बहुत कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि ये सब और गैस का भी जरूरत पड़ता है, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आपको हॉस्पिटल चलाने के लिए भी वल्नरेबल होते हैं। और मेडिकल डिवाइस में भी कमियां आ रही है सप्लाईज में, क्योंकि हम काफ़ी आजकल इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक कंट्री दूसरे, रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। और हम जैसे कह रहे थे, ये देखिए, इंडियाज मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री इज फेसिंग ब्रंट ऑफ ईरान वार, शॉर्टेज ऑफ पॉलीप्रोपिलिन, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर सिरिंज वगैरह बनाने के लिए, आईवी बैग्स बनाने के लिए, जिसमें आपको खून दिया जाता है, आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है, जो कि एसेंशियल है, एक्चुअली काफ़ी रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे। तो ये हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और देखिए, ये एक हम कह रहे थे, हाँ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ही है, पीडियाट्रिक ओपन में एक आर्टिकल है, प्रॉफिटिंग फ्रॉम डेथ द आर्म्स ट्रेड।
अभी ये जो पॉलिटिकल पीस नहीं होगा, अभी देखिएगा ट्रम्प कहाँ पे नोबेल पीस प्राइज लेने चले थे और अभी ऐसे बम्बार्डिंग कर रहे हैं कि बच्चियों बच्चियों की जान जा रही है। तो कितना ज़्यादा हार्म हो रहा है। और आर्म्स ट्रेड अभी ऐसे ही बीच बीच में नया एक चालू हो गया, पैंडेमिक पैंडेमिक जो उसके अगेंस्ट वॉर, उसमें फिर फार्मा ट्रेड आ जाता है। तो हम काफ़ी इन दोनों में बराबरी देख रहे हैं दोनों में, कि एक तरफ वॉर एक तरफ पैंडेमिक। और इसमें क्या हानि क्या होता, गरीब जनता को, आम जनता को, वल्नरेबल जो बच्चे होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। ऐसे महामारी में भी हुआ था कि सब सर्विसेज बंद हो गए थे, जैसे वॉर में अभी सप्लाईज बंद हो गए, सर्विसेज बंद हो गए। उस टाइम हेल्थ सर्विसेज भी बंद हो गए थे एक ही बीमारी को लेके। तो कई ऐसे पेशेंट्स जिनको कि रोजमर्रा की बीमारियों के इलाज नहीं मिले, उससे भी कई डेथ रेट बढ़ गए होंगे। स्कूल बंद हो गए थे, उसमें भी बच्चे कितने सफ़र किए। तो अभी ये तो लिखा है थोड़े पहले का है, ये तब ये ईरान वॉर चालू नहीं हुआ था, पर गाजा में वॉर चल रहा था, आपको मालूम है। फिर यूक्रेन में वॉर चल रहा था और लाखों बच्चे इंजर हो गए, लाखों लोग, 40,000 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए, देहांत हो गया उनका, वॉर से डेथ हो गया। सोचिए, सिंपल इनोसेंट पीपल जिनका कोई लेना देना नहीं है, शांत। और ये सबसे बड़ा थ्रेट ये होता है पब्लिक हेल्थ में। और ये कहाँ है कि इस लेख में जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये आपको प्रॉफिटिंग फ्रॉम डेट, ये कहते हैं कि ऑथर्स कहते हैं कि अगर ये पैसा जो वॉर में जा रहा है, आर्म्स रेस में जा रहा है, अगर ये हेल्थ में जाए और एजुकेशन में जाए तो कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाए सब बीमारियाँ। तो वाटर सप्लाई, न्यूट्रिशन, फूड। तो ये हमारा ये समाचार था। और दूसरा जो एक समाचार जो हम कह रहे थे कि नेचर में एक लेख आया है, एक आर्टिकल आया है, यूजिंग मॉस्किटोज टू वैक्सीनेट बैट्स कुड कर्ब द स्प्रेड ऑफ डेडली डिजीजेस। अभी इसमें क्या है, प्रैक्टिकल और एथिकल चैलेंजेस भी आ जाते हैं, नैतिक। और एक तो आप कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो बिगर पूरा समझ के। ये बिल्कुल बचपना है एक प्रकार से, यूएचओ हम कहेंगे। और इससे क्या है कि कई बार बहुत इकोलॉजिकल बैलेंस चेंज हो जाता है। मच्छर से क्या करेंगे, ये मच्छर को एडिज मस्कीटो को इन्फेक्ट करेंगे वायरस से, फिर वो बैट्स के जो चमगीदड़ के गुफा में छोड़ देंगे। और फिर जो निपा वायरस तो फ्रूट बैट होता है, वो तो मच्छर वो नहीं काटता उसको, या वो नहीं करता तो उसको फिर सलाइन कुछ सोल्यूशन देंगे, उसमें ये करेंगे। इस टाइप से ये इनका प्लान है। मस्किटो से बैट के ऊपर छोड़ेंगे मच्छर, कर्ब द स्प्रेड ऑफ डेडली डिजीज। ये क्या, हमको जो है यूएचओ का जो शोध किया हमने, ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया को या वायरसेस को अभी चल रहा है लैब में, क्या गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करके दूसरे एनिमल में फैलाते हैं। वो ट्राई करते हैं कि एक माइल्ड वायरस बैट्स में जैसे कोरोना वायरस फैलाएंगे या निपा वायरस फैलाएंगे तो बैट्स में बीमारी नहीं घूमेगा, वो इम्यूनिटी आ जाएगा, इसको वैक्सीन जैसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बैट्स में, उसमें क्या होगा, फिर आदमी को नहीं होगा। मतलब ये कान को ऐसे पकड़ते हैं कि कान तक हाथ पहुंचता ही नहीं है ये। इसलिए हम बता रहे हैं, ये किया था, कोरोना वायरस ऐसे ही निकला था। अभी दुनिया कहती है कि चाइना वुहान लैब से हुआ, ऐसा नहीं है। ये अमेरिकन डिफेंस प्रोजेक्ट था, डरपा बोल के था, डिफ्यूज प्रोजेक्ट था। तो अमेरिकन का एक साइंटिस्ट है जो कि बहुत ये कोरोना वायरस के ऊपर मास्टरी है उसको, और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करता यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में। उसका लैब है, बहुत कॉस्टली लैब, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जहाँ पे वो कोरोना वायरस में रिसर्च करके उसको एक माइल्ड कोरोना वायरस बनाना चाहता था, जो कि वो चमगीदड़ में ऐसे ही फैलाना चाहता था। बिल्कुल ऐसा ही उसका ये था, प्लान था कि जैसे ये नेचर इसमें दिया है कि अभी। तो वो क्या करना कर रहा था, वो माइल्ड वायरस बना भी लिया था, अपना अमेरिकन लैब में बनाया था, सोचिए। और उसको एक गुफा कहीं रॉकी माउंटेन
मोंटाना में कहीं है, वहाँ पे ट्राई किया था कि चमगीदड़ में फैल जाए। मकसद क्या था उसका कि ऐसा एक वायरस फैला दे हल्का। कोरोना वायरस जो बनाया था SARS-CoV-2, हल्का ही था वो। उसमें जो भी उसने ये किया था, टेम्परिंग किया था, उसको भी स्मूथ कर दिया था कि बैट में फैला देंगे तो बैट में हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगा कोरोना वायरस। तो अमेरिकन ट्रूप्स चारों तरफ जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं साउथ ईस्ट एशिया कहीं है, तो उन लोगों को कोरोना वायरस नहीं होगा। ये मतलब हम तो कहेंगे बहुत ही बच्चों वाला प्लान था, मतलब आग से खेलने वाली बात है। तो वहां पे वो नहीं कामयाब हुआ वो। तो फिर उसका एक कोवर्कर था डीक यूनिवर्सिटी का, सिंगापुर में एक लैब था, डैनियली एंडरसन, लेडी साइंटिस्ट थी ये, रैल्फ बेरिक का कोवर्कर। उसका सिंगापुर में भी लैब था, और उसका एक वुहान के पास एक दूसरा लैब था, BSL-4। और वुहान के पास ये नहीं था, जो कहते हैं ना वुहान से सिंगली सी कोई बैट वुमन कहते हैं, वो BSL-2 में ही काम कर रही थी वुहान लैब में। उसके पास इतना एक्सपर्टीज नहीं था, उतना सेफ्टी नहीं था BSL-4। तो ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च वगैरह, ये रैल्फ बेरिक और इसकी जो को वर्कर थी ड्यूक डैनियल, वो सिंगापुर में, और फिर वुहान में उसने, जब केव में नहीं हुआ तो वो कोशिश कर रही थी कि ये जो वायरस गेन ऑफ फंक्शन से बनाए थे उसको बैट्स में, चमगीदड़ में कैसे ट्रांसमिट करेगा, और उससे कहते हैं कि लैब लीक हुआ है। और इसको फिर पूरा इन्वॉल्व है, ये जो प्रोजेक्ट था ये अमेरिकन डिफेंस प्रोजेक्ट था, दर्पा, दर्पा का प्रोजेक्ट था इनके। आप साइट में भी जाएंगे, डिफ्यूज प्रोजेक्ट था, जो ऐसे बना रहे थे डिफेंस प्रोजेक्ट। और ये आउट ऑफ हैंड हो गया, उसके बाद पूरा कवर अप है। वो पीटर डेजक, ये डेजक कई थे जिनके नाम है ये प्रोजेक्ट में, इको हेल्थ वगैरह। और ये एंथनी फॉची तो एक ये था, ये सभी इन्वॉल्व थे। NIH से भी फंड जा रहा था ये। हालांकि डायरेक्टली इन्होंने डिफ्यूज फंड के लिए नहीं सैंक्शन किया था, पर इन लोग ने डाइवर्ट किया था NIH का फंड, जो कि अमेरिकन के टैक्स पेयर मनी से जा रहे थे। और इसको अमेरिका कबूल ही नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो पूरा अमेरिका इसमें आ जाता है। तो ये हम आपको एक ये स्क्रीनशॉट बता रहे हैं, ये तो फ्रूट बैट ये वाला हो गया, निपा विच हैज इन्फेक्टेड पीपल, तो इसके अगेंस्ट ये कर रहे हैं अभी मॉस्किटो। ये देखिए ये वाला प्रोजेक्ट मैं बात कर रहा था, जो कि पिछला महामारी जिससे हुआ था। ये आप वेबसाइट भी दे सकते हैं, प्रोजेक्ट डिफ्यूजिंग द थ्रेट ऑफ बैड बॉर्न कोरोना वायरस। ये ये इन्होंने प्लान कर रहे थे, ये प्रपोजल वॉल्यूम 1, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है 100 कई पेजेस के। ये वेबसाइट में पड़ा हुआ है, कोई भी देख सकता है। ये प्रोजेक्ट मिसफायर कर गया था, क्योंकि ये बैट से खेल रहे थे वायरस पे। अभी ये इतना बड़ा महामारी हो गया, और फिर वो क्या, वायरस बहुत ही माइल्ड था, क्योंकि उनको बैट्स को मारने का ये नहीं था, बैट्स में हर्ड इम्यूनिटी, उनको इम्यूनिटी आ जाए जैसे, ट्रांसमिशन नहीं हो तो। मतलब पता नहीं क्या इन लोग का दिमाग है। तो ऐसे अभी हम वही चाहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि पूरा बिगड़ समझ के आप एक स्पीशीज जिसमें कि नेचुरल नहीं है उसमें कुछ आप मॉस्किटो से वायरस फैला रहे हो, चाहे निपा वायरस हो कुछ हो, तो कभी भी गेन ऑफ फंक्शन करके, ये एक हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है अभी एक दुष्प्रभाव हो चुका है पूरा महामारी। और इससे फिर माइल्ड वायरस पूरे दुनिया में लोगों में फैल गया, और फिर वो कमर्शियल इंटरेस्ट आ गया, चलो वैक्सीन बनाओ ये बनाओ। हो सकता है जब देखा कि चलो ये नहीं तो इससे ये भी फायदा कितना ले ले अपन। और अभी तक इसका कोई ओपन में नहीं आया, ओरिजिन ये नहीं आया, पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिससे बताते हैं कि ये गेन ऑफ फंक्शन से आए थे, बैट एक्सपेरिमेंट से आए थे, और अभी अभी फिर वही एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। नेचर में जो आर्टिकल अभी हम बताए आपको, तो ये हम WHO काफ़ी इससे चिंतित है। और जो भी WHO अगर सही में महामारी रोकना चाहता है, और शायद नहीं रोकना चाहता है, WHO पैंडेमिक ट्रीटी लाना चाहता है, अगर सही में रोकना चाहता है तो ये इस टाइप के रिसर्च के ऊपर एक ट्रीटी होना चाहिए, बैन होना चाहिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च और ट्राइंग टू इंटरफियर विथ नेचर्स। ये ये है रैल्फ बैरिक, यूनिवर्सिटी चैपल हिल के है। His lab uses coronavirus as models to study genetics of RNA virus functions। तो ये बैठे हैं वहाँ पे चैपल हिल में अमेरिका में, और बैट में वायरस कर रहे हैं, और इसी से पूरा कहानी चालू हुआ था। पर किसी को ऑफिशियल ये पोजीशन दबाते हैं। तो ये फिर आखिर अगला ये था कि हमारा जो रॉबर्ट F. कैनेडी के ये चल रहा था,
राउंड वन इन वैक्सीन फाइट बट डैमेज हैज बीन डन, मतलब वो मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम मेडिकल कम्युनिटी बोलता है कि काफ़ी डैमेज हो गया है, कि एडवर्स पब्लिसिटी हो गया वैक्सीन का। और कोर्ट ने अभी फिलहाल रोक दिया है रॉबर्ट एफ कैनेडी को। जो चेंजेस ला रहे थे इनको, वो कह रहे थे कि एंटी साइंटिफिक है, वैक्सीन से कई डेथ प्रिवेंट होते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और कोविड वैक्सीन का। तो हम इसी में चर्चा करना चाहते हैं। देखिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सबको लगाते हैं, अभी इंडिया में भी सबको लगाते हैं। जैसे ही बर्थ में बच्चा पैदा होता है उसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं कि इसे इससे 99% से 1% हो गया हेपेटाइटिस बी। पर लॉजिक क्या है, उन्होंने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बंद नहीं किया रॉबर्ट के। उन्होंने जो रिकमेंडेशन बता रहे हैं उनकी टीम, वो कहती है कि सब बच्चे को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने माताएं हैं जो गर्भवती माताएं हैं उनका ब्लड टेस्ट होता है। गर्भवती जब रहती है प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड टेस्ट में हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है। जिन मदर्स को हेपेटाइटिस बी कैरियर्स है, जो कि बच्चों को पास कर सकती है डिलीवरी के टाइम, उन्हीं बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देने से फायदा है। अभी जनरल पॉपुलेशन में 1% 2% औरतें होंगी जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकलेगी। तो बाकी 99 को, 100 में से बाकी 99 या 98 को देने का तो मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि 100 गुना वैक्सीन का डोज कम हो जाएगा ना, आप ये समझ रहे हैं। और साइड इफेक्ट दूसरी बात है। चलो हमने बोला चलो, पर बजटिंग भी तो देखना चाहिए आप, बट तो वो तो साइंटिफिक है, अप्रोच है, टारगेटेड आप दे रहे हो। वो बोल रहे हैं अनसाइंटिफिक। और वो 20,000 से अभी कुछ नीचे आ गया है। डेटा ऐसे बताते हैं। पहले 20,000 होते थे, अभी 100 200 ही हो रहे हैं। क्यों? वो तो फिर अगर आप टारगेटेड करते हैं जो मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, जो कि जाके कहते हैं लीवर कैंसर ऐसा करता है, तो उससे भी शायद 20,000 से नीचे आ जाते हैं, 99% उससे भी कम होते हैं। तो वो फिगर को कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। पर वो क्या है कि पब्लिक प्रोपेगेंडा के लिए होता है कि देखिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, बेशक हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखिए पर टारगेटेड रखिए, फोकस्ड रखिए। आपको एक गोली है, एक ही दुश्मन को मारना है, एक गोली में आजू बाजू इतने को मारने की क्या जरूरत है। तो ये दूसरा है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन पे रिकमेंडेशन बंद किया। बस 6 महीने से कोविड वैक्सीन दे रहे हैं अमेरिका में, रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन है अभी। वो कहते हैं तो उसके ऊपर अभी देखिए, अभी इसी से पता चलता है कि अनसाइंटिफिक पीडियाट्रिक एसोसिएशन है या रॉबर्ट एफ कैनेडी का टीम है, जूनियर का टीम है। तो इसी से दिखा, ये देखिए फेडरल कोर्ट ने हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट कैनेडी असॉल्ट ऑन यूएस वैक्सीन रिकमेंडेशन, मैंने वो वैक्सीन कम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि जो लोग जरूरी है वैक्सीन जो टारगेटेड है, उससे आपका कॉस्ट भी बचेगा, हो सकता है साइड इफेक्ट हो ना हो वो दूसरी बात है, पर वो भी बचेगा अगर हो तो साइड इफेक्ट। तो ये एक ये था। ये देखो कैनेडी, और ये क्या है, कॉरपोरेट फ्रेंडली है। जो पीडियाट्रिक, ये रॉबर्ट एफ कैनेडी ने डॉक्यूमेंट पेश किया है जिससे पता चलता है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स को काफ़ी ये मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलता है वैक्सीन लॉबी से, वैक्सीन कंपनी से। तो ये एक खबर था, हम इसलिए बता रहे थे कि ऐसा ऐसा जो इतना स्ट्रांग लॉबी है ग्लोबली है, और अमेरिका से ही चालू होता, जो पॉलिसी अमेरिका होता हम भी ब्लाइंडली अडॉप्ट करते। पर इससे हमको ये पता चलता है कि कितना स्ट्रांग लॉबी है, कि पूरा का पूरा एसोसिएशन को मुट्ठी में अपना ले लेते हैं। क्योंकि अभी ये आखिरी वाला हमारा आज का समाचार है कि 1 in 6 डॉक्टर्स फिजिकली अटैक्ड एट वर्क लास्ट वीक। तो ये तो एक हम कहेंगे कि यूएचसी की तरफ से कि डॉक्टर पेशेंट का ट्रस्ट कम हो रहा है। पेशेंट का जो ट्रस्ट डॉक्टर में होना चाहिए, और हमको, हमारा ये मत है यूएचओ का, जो हमने चारों तरफ और भी लिटरेचर रिव्यू किया है, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है हम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जा रहे हैं, और डॉक्टर पेशेंट बातचीत कम होता, आई कांटेक्ट कम होता, हम मशीन की तरफ देखते। पहले मरीज जब डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर उसका जीभ देखता था, उसका नब्ज देखता था, उसको आला लगाता था, पेट देखता था, उसके बाद टेस्ट करता था। तो उसमें क्या है, बातचीत है, कांटेक्ट है, एक ट्रस्ट होता था। अभी क्या है कि डॉक्टर देखता भी नहीं है पेशेंट की तरफ, सीधा एमआरआई लिख देगा, अल्ट्रासोनोग्राफी लिख देगा, उसके बाद तो वो उसमें फिर थोड़ा भी गलती अगर हो जाता है तो फिर वायलेंस हो जाता है। तो ये हम यही कहेंगे कि जितने यंग डॉक्टर्स का ट्रेनिंग हो रहा है
उनको ये सब पेशेंट कम्युनिकेशन में ट्रेन करना चाहिए। पेशेंट से कैसे बातचीत करना है, कैसे व्यवहार करना है। मोस्टली इट इज़ लैक ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स रादर। कम्युनिकेशन, हम कैसे बातचीत करते हैं, पेशेंट का ट्रस्ट कैसे ये कर। मेडिकल साइंस में गलतियां बहुत होती है, अनसर्टेन है, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट साइंस। तो अगर आप पेशेंट को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखेंगे तो पेशेंट को भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि इट इज़ अ, जो गलतियां अपने आप हो जाती है, अनसर्टेनिटी है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है आउटकम। कोई भी डिजीज का 100% आउटकम प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो थ्रू आउट ये अगर पेशेंट से बात करेंगे तो, और ये भी हमने बताया कि इसमें वाइट डॉक्टर के अगेंस्ट पेशेंट ज़्यादा वायलेंस करते हैं, और जो नॉन वाइट डॉक्टर्स है वो अपने साथियों से, अपने मैनेजमेंट से ही वायलेंस फेस करते हैं। तो उसी से पता चलता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हायर लेवल में भी है। ऐसा नहीं कि पेशेंट, तो देर इज़ काम करा लेंगे क्योंकि उनका ह्यूमन रिसोर्स का कमी है, बट तो अंदर अंदर हॉस्टिलिटी है उनमें, डिस्क्रिमिनेशन है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है इन दी वर्क प्लेस। तो दो इसमें पहलू आते हैं, एक तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कमज़ोर हो रहा है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। हमको भी इससे संदेश मिलता है कि हमारे यहाँ भी, क्योंकि अभी तो एआई भी आ जा रहा है और वो भी आ जा रहा है, काफ़ी हाइप चल रहा है, एआई डॉक्टर को ले लेगा और कहीं। तो ऐसे में वायलेंस और बढ़ेगा, क्योंकि फिर जब पिटेगा तो मशीन थोड़ी पिटेगा और डॉक्टर ही पिटेगा। इसलिए डॉक्टर को सेंटर ऑफ केयर में होना चाहिए, पेशेंट के साथ हमेशा बातचीत करना चाहिए। इसी यही एक ये है। आखिर में आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो हमारा एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है। हम किसी फार्मा से, कोई मेडिकल डिवाइस से, कहीं से हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के कंट्रीब्यूशन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बेशक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हम स्क्रीन शेयर से निकल सकते हैं। तो आज हमको इतना ही है। आपको कुछ फीडबैक देना वो देख सकते हैं, फिर हम उसमें और आगे विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।